मेरा पूरा नाम आदित्य देवराज। मानित देश की जनता को सबसे पहले मेरा नमस्कार। हमारा जो संगठन है मानवाधिकार सुरक्षा संघ भारत, जो पूरे देश में कार्य करता है, मानवता के लिए कार्य करता है, उसी का एक विंग है जो हमने ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए बनाया है, ग्राम पंचायत सदस्य महासंघ। हमारे संगठन का जो कार्य है, चाहे तो हमें सरकार से इन मुद्दों पर बात करनी पड़े, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की भी आवश्यकता पड़े, तो हमारा संगठन इन मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। मैं इंकलाब और वंदे मातरम के नारे के साथ क्षेत्र पंचायत के जितने भी वार्ड मेंबर सदस्य जीतकर आए हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सभी लोग संगठन से जुड़ने का कार्य करें। जो ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य जितने भी हैं ग्राम पंचायत महासंघ से जुड़ने का कार्य करें। मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संगठन से जुड़ें और अपने हक अधिकारों को जानें और अपना बजट स्वयं प्रधान से मांगे कि मुझे अपने वार्ड में ये कार्य करना है। मैं अपनी जनता से खुद खुली बैठक करके उस कार्य को अपने स्वतंत्रता से कार्य करूं। देखिए, संगठन इसलिए कार्य करने के लिए धरातल पर उतरा है कि उनको उनके अधिकारों का, एक तो जो हमारे आज से पहले वार्ड मेंबर थे, ग्राम पंचायत सदस्य जो आज से पहले हमारे थे, वो कहीं ना कहीं उनको उनके अधिकारों का खुद नहीं पता था कि हमें हमारे कार्य क्या हैं, हमारी जो आने वाला बजट है वो क्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राम प्रधान होते हैं वो उनको इसीलिए नहीं पूछ पाते हैं कि छोटा मोटा लालच कहीं ना कहीं जो उनके साथ मिलकर के जो कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, वो उन तक उनके अधिकारों को नहीं जाने देते हैं। जो ग्राम पंचायत सदस्य होता है वो एक विधायक जैसी ही एक पावर रखता है, क्योंकि जनता उसको चुनकर भेजती है। जनता कहीं ना कहीं विश्वास जताती है कि ये हमारे लिए, हमारे वार्ड के लिए हम ऐसा मेंबर चुन रहे हैं जो ये हमारे काम को करेंगे। लेकिन ये जो ग्राम प्रधान होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको जो मिलता है वो आपस में मिलजुल कर उस आने वाले बजट को कागजी कार्रवाई में पूरा करके धरातल पर नहीं लेकर आते हैं। तो हमारा संगठन जो है, हमारा संगठन यही कार्य करने के लिए, अभी जो संगठन हमारा ग्राम पंचायत महासंघ जो मानव अधिकार सुरक्षा संघ का एक विंग है, उसने अभी 300 प्रत्याशी हमने अभी हरिद्वार जिला में ग्राम पंचायत सदस्य में उतारे थे, जो हमारे 240 वार्ड मेंबर जीतकर आए हैं। सबसे पहले मैं उनको सम्मानित, जितने भी जीतकर आए उनको सम्मान के साथ उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरा, जो उनको आने वाला जो उनका बजट है, उनको वो बजट उनको मिलना चाहिए उनके वार्ड का, और वो उस वार्ड की जनता से पूछकर उस बजट को वहाँ अपने वार्ड में लगाएं। मेरा नाम रविंदर कुलवंशी है, मैं देहरादून का निवासी हूँ और मैं मजदूर एकता महासंघ, जो कि मानव अधिकार सुरक्षा संघ का एक विंग है, उस सदस्य हूँ, उसका एक कार्यकर्ता हूँ। और जो मजदूरों के लिए कार्य करने के लिए अपने घर से बाहर निकला हूँ। 19 में जो हुआ है, जो हमारे मजदूर भाई संपूर्ण भारत से पैदल लौट रहे थे और कई लोगों ने उनके लिए बसों की व्यवस्था भी करी थी, बहुत कुछ करा था। लेकिन बात ये आती है कि हर कोई ये कहता है कि मैंने अपने राज्य के अंदर इतनी न्यूनतम मजदूरी को लगा रखा है, मैंने इतनी कर रखा है। अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार अपने 450 वाले मामले पे क्यों नहीं टिक रही है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर की, उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी विषमता है कि जो फैक्ट्री रोल के ऊपर हैं लोग, उनको तो अच्छी खासी क्या, केवल पेट पालने की तो उनको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आज भी 230, 240, 250 रुपये पर टिकी हुई है, जिससे किसी का पेट नहीं भर सकता। जिसकी पढ़ाई की दूर तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाई तो बिल्कुल उनके बच्चे कर ही नहीं सकते और उनका विकास असंभव है। हमारी लड़ाई यही है सब। जब एक मजदूर 12-12 घंटे काम करने के बाद मात्र 9 या 10 हज़ार रुपये कमाता है, साथ में वो 3,000 रुपये का कमरा किराए पे लेता है, उसके बाद लगभग 1100 रुपये का उसका सिलेंडर है, 3,000 रुपये के आसपास, 5,000 रुपये के आसपास उसका राशन है, तो बेचारा कहाँ प्राइवेट में पढ़ा लेगा। और सरकार के जो स्कूलों की स्थिति है, आप मीडिया वाले भाइयों को अच्छी तरह से पता है क्या स्थिति है। अगर उत्तराखंड की बात हम करते हैं, मनरेगा में मात्र 213 रुपये का प्रावधान है प्रतिदिन का, जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, ये उसके खिलाफ है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मतलब यह है कि आप 450 रुपये से कम किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे का नहीं दे सकते हो। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक पीएचडी का बच्चा अगर अपनी नौकरी करता है तो उसे मात्र 4 या 5 हज़ार रुपये मिलते हैं। वहीं पे दूसरी ओर सरकारी स्कूल के अंदर जो सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं,
वहाँ पे एमए वाले जो स्टूडेंट जो टीचर बन के आए हैं उनकी 50,000 रुपये सैलरी हो जाती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं एजुकेशन में पिछड़ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं सरकारी लोगों को, उनको मोटी तनख्वाह मिलती है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, हमारे लोग प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन ये विषमताएं क्यों कि एक मज़दूर को 12 से 14 या 16 घंटे काम करने के बाद भी, आपको तो पता होगा कि जो ये हमारे नाइट वर्कर हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये कितनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन खड़ा रहते हैं, एक टांग पे लोग ये खड़े रहते हैं, फिर 16-16 घंटे काम करने के बाद भी इनको मात्र 10, 11, 12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। इससे देश का निर्माण नहीं होने वाला है। ये कॉरपोरेट जगत ने हमारी जान के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर कब्जा कर लिया है। और कहीं ना कहीं पूंजीवाद इस बुरी तरह से फैल रहा है इस देश के अंदर कि हमें सांस लेने के लिए भी दूसरों से आज़ादी की भीख मांगनी पड़ रही है। कहूँगा साहब कि संपूर्ण भारत की राज्य सरकार इसके लिए दोषी है। यदि उनके लिए कोई केंद्रीय कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, कोई केंद्रीय सहायता नहीं हो पा रही थी, तो राज्य सरकारों को या वहाँ पे उपस्थित कॉरपोरेटरों को या मेयर को या विधायक को या प्रधान को या जिला पंचायत सदस्य को अपने हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग तो अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे थे और मजदूर भटक रहे थे उस समय। ये तो सब जानते हैं, आप लोगों ने कवर करा था कि अगर तमिलनाडु से भी कोई बिहार का आदमी चल के आ रहा है, पैदल चल के आ रहा है, उनके बच्चों की मृत्यु रोड पे होगी, कोई घसीटता आ रहा है, कोई ठेले में आ रहा है, कोई साइकिल में आ रहा है। और हरियाणा और सहारनपुर के बॉर्डर पे यमुनानगर पड़ता है, अगर आप रोक दिया गया था, मजदूरों की साइकिलें तक छीन ली गई थी। मैं उस कोरोना काल को याद ही नहीं करना चाहता। बस ये कहना चाहूँगा अपने मजदूर भाइयों को कि अपने जहन में उस स्थिति को देख के रखना है कि यही तुम्हारी औकात है इस देश के अंदर। केवल और केवल तुम मशीन के रूप में काम कर सकते हो, तुम्हें रोटी भी नसीब नहीं होने वाली है। सर, ये संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही शर्मता वाली बात है कि आज हमारे फौजी जो हमारे लिए रात दिन अपनी जान पे खेल के बॉर्डर पे खड़े हैं या अन्य ऐसे क्षेत्रों में खड़े हैं जहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक स्थिति होती है, हमारे देश के जो उच्च लेवल के लोग हैं, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने उनकी पेंशन के बारे में नहीं सोचा। और साथ में जो अग्निपथ वाला ये जो इन्होंने रखा है, विषय रखा है, इसमें कोई पेंशन भी नहीं होने वाली। 4 साल के बाद में जो बच्चे घर लौटेंगे, ये भयानक रूप से बेरोज़गारी का शिकार होंगे। कोई ठेला लगाएगा, कोई कहीं पे ढाबा खोलेगा, कोई किसी तरह का और काम खोलेगा, इससे बेरोज़गारी और बढ़ेगी। और मुझे तो ये भी लगता है इनको भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। मैं इससे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। हमारी लड़ाई यही तो है। जब हम 14 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, हमें तो पेंशन मिली नहीं मज़दूरों को, लेकिन आप एक दिन के लिए विधायक बन गए तो आपकी पेंशन बन गई, आपके भत्ते बन गई। 15,000 रुपये तो इनको टेलीफोन का खर्चा दिया जाता है। कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो 15,000 रुपये मान लेगा? इनकी जो सैलरी है साहब, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में लगभग 1,58,000 के आसपास है, ज़्यादा भी हो सकती है। और भत्तों की बात करें तो अनगिनत है। हमारा जो पैसा है, गरीब जनता का पैसा, अगर हम एक माचिस भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मज़दूर लोग तो दारू पीते हैं, पौवे पीते हैं, हम उस पर भी 60% का टैक्स देते हैं। वही सारा का सारा टैक्स ये विधायक या MP यही तो हमारे खा रहे हैं। सेक्टर के मजदूर हैं, उन्हें बात समझनी होगी, तभी इस देश के अंदर कहीं विकास हो पाएगा। सर, मैं मज़दूर एकता महासंघ के लिए हर एक फैक्ट्री के दरवाजे पर, हर एक वर्कर के घर पर मैं जाऊंगा। मैं उनको हर एक चीज़ की, हर एक स्थिति का उनको जायज़ा बताऊंगा कि किस कदर आपकी चमड़ी को, आपके खून को लूटा जा रहा है कुछ चंद पैसों के लिए। किस तरह से आपको मशीनी रूप में काम कराया जा रहा है, आपको खुद मशीन बना दिया गया, लेकिन आपको रोटी रोटी मिलेगी, आपका विकास संभव नहीं होगा। यकीनन मज़दूर इस बात को मानेंगे और हमारे साथ मज़दूर एकता महासंघ में हमारा साथ देंगे। हम मज़दूर एकता महासंघ के द्वारा जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया जाता है, हम कार्य बहिष्कार करेंगे, तभी जाके यहाँ की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, चाहे वो ज़िले की सरकारें हों या ये जो पूंजीवाद है, ये समझेगा हमारी बात को। मेरा नाम करमवीर सिंह बर्मन, गांव थिती क्वादपुर से, और मैं इस बार क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ। मैं अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता, गांव की जनता, सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि इलेक्शन के टाइम आने पर आप लोगों को हर तरीके के लालच दिए जाएंगे। कोई पैसे का लालच देगा, कोई दारू का लालच देगा, कोई लड्डू का लालच देगा, यहाँ तक कि आप लोगों को तरह तरह के लालच दिए जाएंगे। इसलिए
ये चुनाव महंगा होता जा रहा है और मैं अपने देश की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे देश की जनता, अगर हम ऐसे ही पैसे में, दारू में, पकौड़ी में बढ़ते रहेंगे तो कभी भी कोई भी क्रांतिकारी आदमी, कोई भी क्रांतिकारी यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा और ना ही हम लोगों को कोई फ़ायदा होगा। जो भी पूंजीपति आदमी तरह तरह के लालच देकर इलेक्शन लड़ेगा तो वो आप लोगों का कभी भी विकास कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले वो अपना खर्चा पूरा करेगा और जो आदमी अपना खर्चा पूरा करेगा तो समाज में काम नहीं कर सकता। और जो आदमी, अगर हम तरह तरह के लालच में आकर उन लोगों को वोट देंगे तो वो हमारा कभी काम नहीं कर पाएंगे। आपको उस व्यक्ति को वोट करना है जो ईमानदार हो और आप लोगों के काम कर सके, क्योंकि पूंजीपति कभी भी आप लोगों का काम नहीं करेगा। आपके जितने विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं हो पाएंगे और जो आपका ईमानदार प्रत्याशी होगा वो आपके सारे काम करेगा, जनता के जितने भी काम होंगे सब करेगा।